हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बातचीत के बारे में। जो बातचीत के लेखक थे बालकृष्ण भट्ट जी, उनके जीवनी के बारे में। आज हम देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवनी, जो लिखे है उसने कहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं चंद्रधर शर्मा का जन्म। तो चंद्र बहुत पूछते हैं क्वेश्चन सब, जितना भी अभी शुरू के जो चैप्टर है 4-5, उससे जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। बोलते जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी 7 जुलाई 1883। निधन हुआ था 12 सितंबर 1922। 1922 में एक और हुआ था, क्या कहते हैं, 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चोरी हत्याकांड। ऐसे याद करिए, रिलेट करके याद करिए। तो निधन की अगर बात करें तो 12 सितंबर 1922 और जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883। ठीक है, जन्म स्थान हुआ था जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। अब है मूल निवास, ये पूछता है। देखिए नाम है इसका गुलेरी। ठीक है, और इसका मूल निवास भी था गुलेर नामक ग्राम। जिला था कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। मतलब देखिए एक्चुअली जन्म स्थान जो है इसका एक्चुअली वो है कहाँ पे? राजस्थान, जयपुर में। लेकिन अगर मूल निवास की बात करें तो मूल निवास की अगर बात करें तो कहाँ पे है? मूल निवास है, क्या कहते हैं, गुलेर नामक ग्राम। कहाँ? जिला कांगड़ा। सेम पूछता है, ऐसे ही पूछ देगा कि जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो गुलेर। कहाँ था? गुलेर। गु से गुलेरी और गुलेर। ठीक है, पिता का नाम था पंडित शिवराम। पिता का नाम क्या थे? पंडित शिवराम। अब है शिक्षा। शिक्षा की अगर बात करें तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा, जो पिछले बार भी जो हम पढ़े थे, क्या कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, उसको भी बचपन में संस्कृत की शिक्षा। पहले जो है संस्कृत पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उस क्लास में मैंने बताया था। अब 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, 1903 में। अच्छा, एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी। अच्छा, मतलब देखिए 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः, 1899 में एंट्रेंस दिया जिसको हम तथा मैट्रिक क्या हुआ, इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से। 1899 में किया इलाहाबाद क्या बोलते हैं स्कूल से किया होगा एंट्रेंस तथा मैट्रिक, और 1921 में किया ये इंटरमीडिएट। अब 2 साल बाद क्या कर लेगा? बी। सॉरी 1 मिनट, देखिए 99 में किया था तो 1901 से 3 तो 2 ही साल होता है। चलिए कोई बात नहीं। 1899 में इलाहाबाद से क्या था एंट्रेंस तथा मैट्रिक। ठीक है, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। अब चलिए देखते हैं वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है जो है उन्होंने काम क्या सब किए। ठीक है, चलिए अब 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आ गए। ध्यान से सुनिएगा, देखिए बोलते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन कि खत्री के जो नाबालिग राजा थे, खत्री के नाबालिग राजा का नाम क्या था? तो जय सिंह। खत्री के नाबालिग राजा का नाम क्या था? जय सिंह। पूछते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी खत्री के जो नाबालिग राजा थे जय सिंह, उसका अभिभावक बनकर कब जयपुर दरबार की ओर जो आया, मेयो कॉलेज कब आया? 1904 में। कब आया? 1904 में। 1904 में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है खत्री राजस्थान में है। खत्री कहाँ पे है? राजस्थान में, क्योंकि जन्म राजस्थान में हुआ था इनका। तो खत्री का जो नाबालिग, देखिए नाबालिग मतलब होता है छोटा। पहले क्या होता था, जब किसी के पिताजी मर जाते थे, राजा मर जाते थे, उसका जो बेटा रहता था, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बहुत ही छोटा क्यों ना हो, वही राजा बनता था। उसके जब उसका कामकाज कोई और संभालता था। तो नाबालिग राजा तो जयसिंह था, उसका अभिभावक बनकर कहाँ गया था? मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। ठीक है, 1904 में। अब है जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक रहे। जयपुर भवन जो है अधीक्षक अध्यक्ष रहे वहाँ का, बोल सकते हैं मेन आदमी बोल सकते हैं ना, जयपुर भवन छात्रावास जो हॉस्टल था। सॉरी। अब 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। 1916 में क्या था? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहा इसी में। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनेन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर थे। अब देखिए अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया था, अंतिम दिनों में क्या किया था,
मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य प्रिंसिपल बन गए। कहाँ? तो हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के, तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं जिसको बोलूंगा लिख ले। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखना था कि जन्म कब हुआ था, लिख लेना है। निधन कब हुआ था, लिख लेना है। जन्म स्थान कहाँ है, जयपुर राजस्थान। मूल निवास कहाँ है, गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता कौन है, पंडित शिवराम गुलेरी जी है, शिवराम जी है। बचपन में संस्कृत की शिक्षा 99 में मैट्रिक किया, 1 में इंटरमीडिएट किया और 3 में बीए किया। फिर 4 में क्या हुआ, जयपुर के जो खेतरी के नवाब, जयपुर में जो खेतरी है, खेतरी क्यों प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, ठीक है, एसएसटी में क्वेश्चन आता है 10th में। तो खेतरी के नवालिक राजा जो जय सिंह थे उसके अभिभावक बनकर आए, मेयो कॉलेज अजमेर आ गए, ठीक है, ये सब लिखना था, ये सब नहीं लिखना। अगला देखिए, संपादन मतलब होता है कि एडिटिंग किसमें किया, एडिटर का काम किसमें किया। तो समालोचक काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका, समालोचक किसकी पत्रिका था, कौन एडिटिंग करता था, कौन संपादन करता था, तो ये करते थे। फिर है काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका, पूछते हैं कि काशी नागरी प्राचारिणी पत्रिका किसका है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी का। समालोचक किसका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अब रचनाएं की बात करते हैं। रचनाएं में जैसे मान लीजिए, एक मिनट सॉरी, चलिए, अब है रचनाएं देखिए, कहानियां। सबसे पहली बात करिए, जो है ना सिर्फ 3 कहानी लिखा है, ये जो है अभी तो एक हम पढ़ेंगे और उसके अलावा 2 और लिखा है, सिर्फ 3 कहानी लिखा है और इतना खतरनाक 3 कहानी लिख दिया है, ये जो है एकदम प्रसिद्ध हो गया है। देखिए, सुखमय जीवन 1911, याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ, 1911। बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कब लिखा था, 1915, जिसको हम आज पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। अभी तो हम इसकी जो बायोग्राफी है वो देखेंगे, उससे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो बता रहे हैं, ठीक है। तो कहानियां कौन सा लिखा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इसे याद रखिए, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, उसने कहा था 1915। इसके सिवा आपको कुछ याद नहीं रखना है कि 1913 में हुआ था, कई 1913 भी लिखा था, सब भूल जाना है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, उसने कहा था 1915, जिसको हम पढ़ेंगे। अब है प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, है ना। जैसे ये लिखते थे ना, पिछले में जो पढ़े थे बालकृष्ण भट्ट जी, वे लोग भी तो इसी पे लिखते थे, वे जो थे इसी पे विषय पे लिखते थे, तो ये भी इस पे लिखते थे, निबंध लेखन करते थे। अब है कछुआ धर्म, याद रखिए, कछुआ धर्म किसका कृति है, पूछता है कछुआ धर्म किसका कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, सबको टिक मारते चलिए, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। पूछता है कि कछुआ धर्म किस लेखक की निबंध है, किस लेखक का निबंध है, पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कछुआ निम्नलिखित में क्या है, तो निबंध है। क्या है, निबंध है। क्या सब है, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्या खोज की खाज करेंगे भाई साहब, क्रियाहीन हिंदी, क्या क्रियाहीन हिंदी, ठीक है, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको कर लेना है, कौन को, जिसमें हमारे तो इसको तो करना है, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, फिर डिंगल, फिर उसको संस्कृत टिपरारी, देवाना, फिर इसको करना है, सब क्या है, निबंध है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर बात करें अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, ये सब पूछता है। वैदिक भाषा और में प्राकृतन ये नहीं पूछा है। चलिए, अब है अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, दी लिटरेचर क्रिटिसिज्म आदि निबंध लिखे, अंग्रेजी में भी लिखे है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है अंग्रेजी में क्या सब लिखे है, देखिए, ए पोयम बाय भास, याद रखिएगा, ए पोयम बाय भास ये निबंध है, अंग्रेजी में लिखा गया है। फिर है ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, जो वात्स्यायन जी का कामसूत्र है, इस पे कमेंट्री हो सकता है, उस पे कुछ लिखे होंगे। अब है दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध, देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी है, देश प्रेम को लेकर भी कुछ कविताएं लिखी है। अब है अगला, चलिए अगला देखते हैं
कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। किस सदी के पूछता है कि चंद्रधर शर्मा किस सदी के लेखक है, तो 20वीं सदी के प्रथम चरण के हैं। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। भाई साहब, प्रकांड विद्वान, छोटे मोटे नहीं, प्रकांड विद्वान अगर नहीं रहते तो आज हम लोग पढ़ते ही नहीं इनके बारे में। भाई हिंदी में भी लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे, अंग्रेजी में भी लिखते थे और आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में उनकी गहरी गति थी। समझ रहे, अपभ्रंश ऐसी ऐसी बात जो समझ में ना आता है लोगों को। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तल स्पर्शी माना जाता है। तल स्पर्शी मतलब होता है एकदम बेसिक ज्ञान, इतना खतरनाक ज्ञान, एकदम जैसे ये जमीन को छूने वाला ज्ञान। जमीन को छूने वाला ज्ञान का मतलब होता है बेसिक से लेके इतना हाई लेवल तक जाएंगे कि आपको आपके समझने से ऊपर चल जाएंगे। ऐसा ज्ञान थे इनके बारे में, हर एक साहित्य के बारे में। अब साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्हें हिंदी में निबंध लिखा, लेख लिखा, कमेंट लिखा, टिप्पणियां लिखी, बराबर लिखी है। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। इसको जो है सबसे पहले हाईलाइट करिए। पूछ देंगे किस युग के थे, तो द्विवेदी युग के। और जो पिछला कौन था, पिछला वाला जो थे भारतेंदु युग के, तो वो भी थे आधुनिक, ये भी है आधुनिक, लेकिन ये द्विवेदी युग के है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हाईलाइट करिए किस युग के कवि है, तो द्विवेदी युग के, जबकि बालकृष्ण भट्ट जी है भारतेंदु युग के। ठीक है, याद हो गया। अब है गूढ़ और विदग्ध हास परिहास तथा व्यंग से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय से बहुत आगे, इतना दिमाग तेज होता है कि जो है गाँव घर में देखते होंगे या कहीं भी देखते होंगे आप, क्या देखते हैं कि जो है हमारे समाज में, हमारे शहर में क्या होता है कि कुछ लोग जब बहुत आगे निकल जाते हैं, चाहे वो संपत्ति में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। तो ये साहित्य के क्षेत्र में क्या था, बहुत आगे, समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते थे। इतना ज्ञान था, इतना अनुभव था। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रभावशाली और समर्थ लेखक थे। कोई भी जो है अपना समय के, देखिए अगर हम किसी की तुलना समय रहते नहीं करेंगे तो गलत बात है। तुलना किसे किया जाना चाहिए, समय के साथ जो होता है उससे तुलना करेंगे। अब गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी, बताए थे ना 3, एक तो सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। कौन कौन लिखा था, अब ये बताए थे ऊपर में, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 और उसने कहा था 1915। ठीक है, उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। हिंदी में क्या हो गए, अमर हो गए हैं, 3 के बल पे। उनकी कहानियां विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे रचनाएं प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्पात गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ कैसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचना घटना है। नहीं समझे, क्या बोल रहा है कि संस्कृत कितना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्ठात गंभीर प्रकृति का विद्वान अगर ऐसे सृजनात्मक भाषा शैली में लिख दे तो कोई भी क्या होगा, एकदम चमत्कृत हो जाएगा, सचमुच जो आश्चर्य कर देने वाली होगी। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताजा, जब पढ़ेंगे ना उसने कहा था तब पता चलेगा कितना खतरनाक थी, इतना अच्छा से लिखते थे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। उसने कहानी, उसने कहा था रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा गंभीर है। कम मतलब कौतुक का मतलब हुआ जरूरी नहीं है हम कम बोलते हैं इसका मतलब हम कमजोर है। ठीक है, हम अच्छा नहीं लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम विद्वान नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, सच्चाई इसके विपरीत है। ठीक है, देखिए अब जब मॉल वॉल में जाइएगा ना तो एकदम चमक तमक दिखेगा, लेकिन जो सामान होता है ना वो एकदम डुप्लीकेट रहते हैं, फट से आपका कलर उड़ जाएंगे। इनके विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय के आगे है। समय के आगे अगर आप कुछ भी करिएगा ना तो लोग बोलेगा कि पागल ही है, तो एकदम गलत कर रहा है। सही बात है, अगर आप समय के आगे कुछ करिएगा तो सब आपको बोलेंगे पगला गया है, ये जो है गलत कर रहा है। अब देखिए यहाँ जो हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, उसने कहा था कि यहाँ प्रस्तुत कहानी, देखिए सब कुछ आपके एक बुक में दिया हुआ है। कहानी, उसने कहा था क्या है, कहानी है। पूछता है कि उसने कहा था क्या बोलते हैं हिंदी का क्या विधा है, तो कहानी है। चलिए, उनकी अमर रचना है कैसी, ये भी पूछता है कि उसने कहा था कैसी रचना है चंद्र शर्मा गुलेरी की, अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है, ये भी पूछता है कि हिंदी कहानी के विकास में किसको मील का पत्थर माना जाता है, उसने कहा था कहानी को। यह एक कालजयी रचना है, कैसी रचना है, कालजयी। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है। चलिए, अब यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है,
बोल रहा है किसने फिल्म बनाए, तो जो बिमल राय था इस कहानी पर फिल्म भी बनाई है, फिल्म मैंने देखा है और इसका अनेक नाट्य रूपांतरण हो चुका है। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। मतलब प्रेम को दर्शाया गया है कि दो व्यक्ति में जो प्रेम हो जाता है एकदम शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति, जो क्या बोलते हैं रियल प्रेम है, उसको दिखाया गया है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का, चलिए कितना वर्ष का लड़का, 12 वर्ष का लड़का, उसी का नाम था लहना सिंह, 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। मतलब लहना सिंह जो है क्या करते हैं, अमृतसर के बाजार में सब खरीदने के लिए आया है सामान उमान, ठीक है। तो 12 वर्ष का लड़का जो है लहना सिंह 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे से नहीं होता है, जैसे मान लिया हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग कहीं जा रहे हैं, किसी को देखे मुसीबत में, तो क्या कर दिए, उसको बचा दिए मुसीबत से। तो ये भी लहना सिंह जो है लड़की को बचा लिए। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है। अब लड़का क्या पूछता है, लहना सिंह का नहीं था, हाँ प्रेमी मिजाज का आदमी पूछता है, हेलो तेरी कुरमाई हो गई है, क्या पूछता है लड़की को, तेरी कुरमाई हो गई है, मंगनी हो गई है। कुरमाई का मतलब क्या होता है, मंगनी। लड़की धत कहकर भाग जाती है, धूप नहीं कहता गांव घर में जो होता है, नहीं बताएंगे हम ना, जा रहे हैं हम, भागने दो हमको, चलो। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है, हाँ कल हो गई। धत के बजाय क्या कही, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू मतलब चादर टाइप का होता है, नहीं देखते हो हैं। लहना सिंह हतप्रद रह जाता है, हतप्रद एकदम, भाई साहब ये क्या हो गया है, मैं जिसको चाहता था उसका क्या बोलते हैं मंगनी हो गया, अब क्या होगा बताओ। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। मतलब इस समय यही पढ़ेंगे कि कैसे उसने बचाया, कैसे बात हुआ, कैसे पूछा कि तेरी कुर्बानी हो गई है, और प्रथम भेंट जो है शादी के बाद कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पे। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय, घर पर लाम मतलब होता है चढ़ाई करना, युद्ध पे जाते समय, अपना काम पे जाते समय जो सैनिक में था समय, वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। कहाँ गया था, हजारा सिंह। सब देखेंगे कि हजारा सिंह कौन था, लहना सिंह कौन था, लड़की कौन थी 8 साल की, ठीक है। वह वहाँ सूबेदारनी का ही नाम, लड़की का नाम जो है सूबेदारनी था, इसका पति था सूबेदार हजारा सिंह। पढ़ेंगे आगे सब। उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा, सूबेदारनी का बेटा का नाम बोधा था। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लड़की का ही नाम क्या बन गया था, सूबेदारनी, क्योंकि सूबेदार का पति बन गया था हजारा सिंह का, और इसका बेटा का नाम बोधा था। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा, और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधी की रक्षा की। मतलब बोधा सिंह जो था किसका बेटा था, और हजारा सिंह का पति उसी लड़की का जो अभी सूबेदारनी बन गई है, सूबेदारनी नाम पर गया है, और रक्षा करता है अपने, मतलब उस प्रेम को शादी नहीं किया अभी तक, और उसके पति को और उसके बेटा को बोधा को जो है पूरा रक्षा किया अपनी जान की आहुति देकर। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचलन करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है, एकदम रियल लगता है। इस तरह प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण मानी जाती है, उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। एकदम वातावरण बना दिया, नहीं कहते माहौल बना दिया, भाई साहब मजा आ गया। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है। इतना खतरनाक लेखक है कि जब लिखने लगता है तो एकदम उत्कर्ष पे लेकर जा, पिनैकल पे ले जाके छोड़ते हैं, एकदम शिखर पे ले जाके छोड़ते हैं, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। तो ये हो गया किसके बारे में, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवनी। जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे सबको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब चलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में कुछ कहा है, पढ़ लेते हैं। उसने कहा था, हमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। नहीं मतलब प्रेम है, हम क्या बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे उसको, एकदम झांक रहे, सिर्फ करा नहीं रहे कि भाई मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, नहीं होता है ना। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्जलता, प्रगल्भता, वेदना की विपरीति नहीं है। मतलब कहीं भी ये नहीं दिखाया गया कि जो है उस लड़की के चक्कर में जो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, नहीं, बल्कि उस प्रेम को अपने अंदर सजोए रखा है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचा है ना, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। जैसे ऐसे घटना हुआ है कि वही बोल रही है, तो पात्र नहीं भी बोलेगा तो चलेगा,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह जो बायोग्राफी पढ़ा मैंने चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, जिमनी पढ़ा, वो आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम अगले दिन क्या करेंगे, जो उसने कहा था, जो लिखा है कहानी, उसको हम पूरा खत्म कर देंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि आपको दोस्त को भी कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।